केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा नई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए बुधवार को भारत पहुंचे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 18 फरवरी 2026 से 22 फरवरी तक 5 दिन के राज्य दौरे पर रहेंगे, जिसमें 14 मंत्रियों और एक बड़े बिजनेस प्रतिनिधि मंडल के साथ समिट में भाग लेने का कार्यक्रम है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। इस दौरे का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, औद्योगिक कनेक्ट और लंबी अवधि की साझेदारी को और मजबूत बनाना है, जिसमें खासकर पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों में ट्रेड डील के अवसरों पर बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और ब्राजील के बीच व्यापारिक संबंध पहले ही मजबूत हैं और इस दौरे के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, एआई, फार्मा, खनिज संसाधन और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में संभावित समझौतों पर चर्चा होगी। तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने लगभग 20 साल बाद आम चुनाव में जीत दर्ज कर बांग्लादेश की सत्ता में वापसी की है। हालांकि उनकी जीत के साथ ही विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई और परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। यहां तक कि कुछ नेताओं ने तारिक रहमान को इलेक्शन में हेरफेर करने वाला इंजीनियर तक कह दिया। दूसरी ओर बीएनपी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि जनता ने विकास और बदलाव के नाम पर उन्हें स्पष्ट जनादेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की शुरुआती टिप्पणियों में चुनाव को प्रतिस्पर्धी और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बताया गया है, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी भी गरमाया हुआ है। बीएनपी की ये जीत बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखी जा रही है। समाचारों के अनुसार पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने 50 से ज्यादा लड़ाकू जेट और मिसाइल क्षमता वाले विमान जैसे F-22, F-35 और F-16 को इस क्षेत्र की ओर भेजा है। ये कदम ऐसे समय लिया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ईरान अभी तक उसकी कुछ प्रमुख शर्तों को मानने को तैयार नहीं हुआ है। अमेरिकी आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये तैनाती इलाके में हवाई और समुद्री शक्ति दोनों को मजबूत करने का संकेत है और इसके साथ ही एक विमान वाहक पोत समूह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी मध्य पूर्व की ओर रवाना किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये कदम रणनीतिक दबाव और सैन्य तैयारियों का हिस्सा है, जबकि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इन द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें 10 राज्यों की खाली होने वाली 37 सीटों पर मतदान उसी दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना भी शाम को की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना 26 फरवरी 2026 को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 9 मार्च रखी गई है। इनके लिए दलों और गुटों के बीच तैयारियां तेज हैं, क्योंकि वर्तमान में 25 सीटें विपक्षी दलों के पास हैं और 12 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास, जिससे परिणाम संसद में राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। ये सीटें इसलिए खाली हो रही हैं क्योंकि कई नेताओं का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, जिनमें वरिष्ठ सांसद जैसे शरद पवार और अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हैं। विवाद भारत के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक स्टॉल को लेकर सामने आया, जहां विश्वविद्यालय ने एक चीनी निर्मित रोबोटिक डॉग यूनिट्री गोटू और बाद में कोरियाई ड्रोन मॉडल को अपने इन हाउस नवाचार के रूप में पेश किया, जिससे बड़ी आलोचना हुई। सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में स्पष्ट हुआ कि ये रोबोट और ड्रोन असल में विदेशी टेक्नोलॉजी के कमर्शियल उत्पाद थे, न कि विश्वविद्यालय के अपने शोध निर्मित आइटम। इसी वजह से आयोजकों ने यूनिवर्सिटी को समिट का पवेलियन खाली करने के निर्देश दिए और विवाद आगे बढ़ गया। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा करके देश की छवि खराब हुई है और ये एआई क्षेत्र में भारत की दृढ़ता को मजाक में बदल देता है। महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने वाला पुराना आदेश औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है। ये आरक्षण उस समय कांग्रेस एनसीपी सरकार के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उसे विधानसभा में कानून के रूप में पास नहीं कराया जा सका और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी थी। इस वजह से वो आदेश अपने आप ही अमान्य लैप्स हो गया था। पिछले कई वर्षों से वो आरक्षण कानूनी तौर पर लागू ही नहीं था और अब सरकार के नए आदेश के साथ उसकी सभी संबंधित शासन निर्णय, परिपत्र और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रियाएं भी रद्द कर दी गई हैं, जिससे अब इस 5% कोटे के तहत प्रवेश या भर्ती नहीं मिलेगा। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर आलोचना और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू कर दी है।
ओडिशा के प्रसिद्ध 13वीं सदी के कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम को श्रद्धालु लगभग 122 साल बाद अंदर जा सकेंगे, क्योंकि भारी रेत को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये रेत मूल रूप से 1903-4 में ब्रिटिश प्रशासन ने मंदिर के ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए भर दी थी, जिससे मंदिर का गर्भगृह लंबे समय तक बंद रहा। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और IIT मद्रास की विशेषज्ञ टीम ने वैज्ञानिक और सावधानीपूर्वक तरीके से रेत निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कार्य बेहद नाजुक है, क्योंकि मंदिर की संरचना को सुरक्षित रखते हुए रेत हटाना आवश्यक है और इसके पूरा होने में लगभग 3 महीने का समय लगने का अनुमान है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, श्रद्धालु फिर से कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे, जो हेरिटेज संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। दिल्ली के जनकपुरी स्थित बाइकर डेथ केस में सेशन कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये मामला उस युवक की मौत से जुड़ा है जो सड़क पर खुदे गड्ढे में गिरने से जान गंवा बैठा था। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आरोपियों को जमानत देने से गवाहों को खतरा हो सकता है तथा सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी बनी रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल आरोपियों को राहत नहीं दी जा सकती। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लापरवाही के पहलुओं की पड़ताल जारी है। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि सलीम खान को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में एक छोटी प्रोसीजर जैसे डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी की गई थी, लेकिन ये कोई बड़ी ब्रेन सर्जरी नहीं थी और न ही कोई खुला ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि ये सामान्य चिकित्सीय प्रक्रिया थी, जिससे उनकी स्थिति को स्थिर किया गया और फिलहाल वे लीलावती अस्पताल मुंबई के ICU में है और कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहेंगे ताकि उनकी निगरानी और देखभाल की जा सके। सलीम खान की हालत स्थिर बताई जा रही है और वे जल्द ही बेहतर होने की ओर बढ़ रहे हैं। सीनियर अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का 17 फरवरी 2026 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके परिवार ने ये खबर उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए साझा की, जिसमें बताया गया कि वे लंबे समय से कैंसर मल्टीपल माइलोमा से जूझ रही थीं और 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके अंतिम संस्कार का कार्य उसी दिन मुंबई के चकाला पारसीवाड़ा हिंदू शमशान घाट में किया गया। प्रवीणा ने हिंदी और मराठी सिनेमा तथा टीवी की दुनिया में कई यादगार भूमिकाएं निभाई और उन्हें खासकर सलमान खान की फिल्म रेडी में उनके अभिनय के लिए जाना जाता था। उनके निधन पर फिल्म, टीवी कलाकारों के संघों और प्रशंसकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली और परिवार के साथ उनकी अंतिम संस्कार क्रिया संपन्न हुई। सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए अपने पिता को याद किया और लिखा कि उनकी ईमानदारी और मूल्य ही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने अपने पिता को ऐसे गुणों वाला व्यक्ति बताया जिनमें दृढ़ अनुशासन, सकारात्मकता और बिना अहंकार के सशक्त व्यक्तित्व शामिल थे और कहा कि पिता के ये सब मूल्यों ने उन्हें आज जो कुछ भी है वही बनाया है। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि पिता की सीख और उनके गुण हमेशा उनके परिवार और उनके जीवन में जिंदा रहेंगे और वे उनके प्रकाश को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप ए के अपने 36वें मैच में नीदरलैंड को 17 रनों से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193/6 का चुनौती स्कोर बनाया, जिसमें शिवम दुबे ने अपनी वर्ल्ड कप में पहली अर्धशतकीय पारी खेली और 66 रन बनाए। उसके बाद गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने 3/14 के शानदार आंकड़े के साथ नीदरलैंड की पारी को नियंत्रित किया, जिससे वे 176/7 पर ही आउट हो गईं। दुबे ने गेंद से भी कुछ विकेट हासिल किए, जिससे भारतीय टीम ने मैच अपने नाम किया और शानदार ओवरऑल प्रदर्शन जारी रखा। इस जीत के साथ भारत ग्रुप स्टेज में बिना कोई मैच हारे सुपर 8 में प्रवेश करेगा। खबर 14 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों द्वारा पाकिस्तान सरकार को लिखे गए पत्र के बारे में है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल में इलाज और मानवीय व्यवहार की मांग की है। इन 14 कप्तानों में भारत के 2 दिग्गज सुनील गावस्कर और कपिल देव भी शामिल हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान का पूर्व कप्तान इस सूची में नहीं है। इन कप्तानों ने पत्र में कहा कि इमरान खान की सेहत, खासकर आंखों की स्थिति चिंताजनक है और उन्हें तुरंत उचित और निरंतर चिकित्सा सुविधा और जेल में गरिमापूर्ण मानवीय व्यवहार दिया जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार इस मामले में जल्द कदम उठाए और उन्हें पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया, परिवार से मिलने की नियमित अनुमति और बेहतर इलाज सुनिश्चित करे। आज 19 फरवरी 2026 को पूरे भारत में मौसम ज्यादातर साफ और धूप भरा बना हुआ है। हालांकि उत्तर भारत में धुंध और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में धुंध छाई हुई है तथा तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस के साथ पश्चिम दक्षिण पश्चिमी हवाएं 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। आर्द्रता 41% है। मुंबई में धुआं कोहरा तथा 29 डिग्री तापमान, उत्तर पश्चिमी हवाएं 11.1 किलोमीटर प्रति घंटा, आर्द्रता 58%। बेंगलौर में साफ आसमान 28.4 डिग्री, चेन्नई में मुख्यतः साफ 27 डिग्री, हैदराबाद साफ 26 डिग्री, कोलकाता धुंध 25.2 डिग्री, अहमदाबाद धुआं कोहरा 31 डिग्री, पुणे साफ 29.6 डिग्री। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खालगिरी रो केशर के कारण तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि उत्तर मैदानों में फरवरी की आखिरी बारिश खत्म हो चुकी है तथा गर्म हवादार दिन आगे हैं। अगले कुछ दिनों में शुष्क मौसम जारी रहने की संभावना है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।